अपन बात करते हैं जो सेकंड वेदर एलिमेंट है कौन सा, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस, मतलब वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है, इसको अपन किस में मेजर करते हैं, टेम्परेचर में। ठीक है, इसको मेजर करते हैं थर्मोमीटर के द्वारा। प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, जनरली हीट ट्रांसफर तीन प्रोसेस से होती है, एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्या होता है, अब देखते हैं कि कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। कंडक्शन किसके द्वारा होती है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी द्वारा हीट के ट्रांसफर है। As the first molecules are heated, they are speeded up and is this energy is transferred to the adjacent molecule। ठीक है, ये होगा। अब मतलब कन्वेक्शन देखते हैं। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विद इन लिक्विड एंड गैसेस के बीच में होती है, रिजल्टिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ जो फ्लूइड है, ठीक है, जो उनके द्वारा इसका मोशन होता है। इसका कन्वेक्शन इज मच फास्टर देन द कंडक्शन। जो कन्वेक्शन की प्रोसेस है वो किससे, कंडक्शन की तुलना में तेज होती है। ठीक है, रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पर रेडिएशन का वो है, ट्रांसफर है। ठीक है, मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किससे, लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या है, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो रेडिएशन है, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय रेडिएशन occurs ओवर ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम द वेरी शॉर्ट रेंज एक्स रे से लेके वेरी लॉन्ग रेडिएशन तक ये वो करती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो एयर टेम्परेचर है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो सोलर रेडिएशन इज द मेन सोर्स ऑफ एयर टेम्परेचर। जो सोलर रेडिएशन है वो एयर टेम्परेचर का मेन सोर्स है। ठीक है, सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ क्वाइट कांस्टेंट। मतलब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो आउटर लेयर है उसमें जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो कैसी आती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, जिसे अपन सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि द अमाउंट दैट रीचेस द अर्थ सरफेस इज हाईली वेरिएबल डिपेंडिंग ग्रेटली ऑन द अमाउंट ऑफ क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर। मतलब लेकिन जो सोलर रेडिएशन जो सरफेस पे पहुंच रही है, सोलर सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे पहुंच रही है, वो क्या होती है, वेरिएबल होती हैं, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ क्लाउड वगैरह भी ये डिपेंड करती हैं। ठीक है, सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द top of the clouds and it is lost to space. In the absence of clouds, most of the solar radiation passes directly through the atmosphere and reaches the surface। ठीक है, some solar radiation is scattered in the atmosphere by the gas molecules and by minute particles of solid matter। of this scattered radiation some is lost to space, कुछ space में चली जाती है। when cloudiness is average, मतलब अगर सामान्य cloudiness है तो 43% सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। ठीक है, 43% अर्थ सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इसके बाद अपन देखें तो 22% एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर एंड 35% इज रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है इसको बैक। तो जो रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन होती है वो अनचेंज्ड इन कैरेक्टर, जिसे अपन एलबीडो बोलते हैं। सोलर रेडिएशन विच इज एब्जॉर्ब आइदर बाय द एटमॉस्फेयर और अर्थ इज converted into thermal energy। It warms up the substance that absorb it and the re-radiated as a long wave। ठीक है, ये इसको ऑब्जर्व कर लेता है सब्सटेंस और ये फिर उससे री रेडिएटेड होती है, कैसे, लॉन्ग वेव के रूप में निकलती है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर होता है दो तरह से हीट होता है, एक तो इनडायरेक्टली हीट होता है और एक डायरेक्टली हीट होता है। तो जो सोलर रेडिएशन होती है मेन सोर्स ऑफ द हीट ऑफ एनर्जी, जिससे एटमॉस्फेयर इनडायरेक्टली हीट होता है। लेकिन लेस देन 10% ऑफ द टेम्परेचर इज ड्यू टू द डायरेक्ट हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय द वेपर। जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है ना, उसके कारण 10% टेम्परेचर ये इसके कारण होता है। ठीक है, डायरेक्ट हीटिंग के कारण इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, when solar radiation falls on the earth in the short wave radiations, the earth absorbs it and gets heated up। This heat energy is transferred to the air above by the three basic processes of conduction, convection and radiation। The layer of air which is the direct contact with the ground is first heated by the conduction। मतलब जो soil के साथ जो directly कांटेक्ट में है उसमें क्या होगा, कंडक्शन होगा। द सब्सिक्वेंट लेयर ऑफ द एयर इज हीटेड बाय द कॉन्वेक्शन। मतलब इसके जो इस लेयर के ऊपर जो लेयर होगी उसमें क्या, कॉन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होगी। द हीटेड एयर एक्सपांड्स एंड बिकम लाइटर। जो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं एयर का, तो वो क्या होती है, हल्की होती जाती है और कैसे ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, द हीटेड एयर एक्सपांड्स एंड बिकम लाइटर and moves up the thus rising the temperature at the higher level। This is the reason for the maximum temperature after 2 p.m. through the solar radiation is a more around 12 noon। Low temperature at higher altitudes is also due to the indirect heating of the atmosphere। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं डायurnal एंड सीजनल वेरिएशन। डायurnal मतलब कि दिन और रात में जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसको डायurnal टेम्परेचर वेरिएशंस कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद जो सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन है, मतलब जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं उनके बीच में जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर वेरीज विथ सीजन, हायर टेम्परेचर प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द समर एंड लोअर टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर। इसके बाद देखते हैं सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज लेस नियर द इक्वेटर एंड इज मोर इन द हायर लेटीट्यूड्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेरिएशन टेम्परेचर में देखते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल वर्ड्स, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल इफेक्ट ऑफ लेटीट्यूड ऑन टेम्परेचर। दिस इज द ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ सन रेज इन स्लेंटिंग पोजिशंस ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो मतलब इक्वेटर्स होंगे उस पर क्या ज़्यादा रेडिएशन वो आती है, इसलिए उस पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। टू डिपोजिट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर टेम्परेचर मोस्ट कन्वेंशनली आइसोथर्म्स आर यूज्ड। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, जनरली पूछ लिया जाता है। आइसोथर्म्स आर द लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल टेम्परेचर्स। आइसोथर्म मतलब कोई इक्वल टेम्परेचर वाले पॉइंट्स को आइसोथर्म्स कनेक्ट करता है। द वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर्स फ्रॉम द समर टू विंटर इज मोर ओवर द लार्जेस्ट लैंड मासेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल एशिया बिकम द वेरी वार्म इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। एशिया में क्या होता है कि समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और विंटर के टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन meteorology due to their influence on cloud formation, condensation and precipitation। जो वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन तथा प्रेसिपिटेशन में को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन देख लेते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। टेम्परेचर डिक्रीज एट एल्टीट्यूड इंक्रीज। जैसे जैसे अपन एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। द डिक्रीज इन द टेम्परेचर इन हायर एल्टीट्यूड इज द air is known as a vertical temperature gradient। The reasons for the decline in the temperature with the increase in altitudes are, मतलब जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा उसके साथ जो टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण क्या क्या है। एयर इज हीटेड बाय द अर्थ, जो अर्थ के द्वारा एयर हीटेड होती है जो नीचे वाली होती है। वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड। जो वाटर वेपर कंटेंट होता है वो नीचे की ज़्यादा होता है, ऊपर की तुलना में कम होता है, ऊपर कम होती है। रिड्यूसिंग द कैपेसिटी ऑफ होल्ड द हीट, मतलब जितनी ज़्यादा वाटर वेपर होगी उतनी ज़्यादा हीट को होल्ड करेगी और जिससे ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। द एक्सपांशन ऑफ एयर एट हायर एलिवेशन, ऊपर जैसे जाएंगे हायर एलिवेशन में तो एक्सपांशन ऑफ एयर हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लाप्से रेट के ऊपर। इसके बाद जो लाप्से रेट की बात करते हैं तो लाप्से रेट क्या होती है। वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज लाप्से रेट, मतलब जो वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसको लाप्से रेट के रूप में व्यक्त करते हैं। जनरली लाप्से रेट वेरी करती है, ठीक है, वेरी वाइडली, ठीक है। द नॉर्मल लाप्से रेट कितनी होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूरी पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। और 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एडिवेटिव लाप्से रेट। ये क्या होती है। द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंज एज एयर राइजेस और फॉल्स इज कॉल्ड एडिएटिव लाप्से रेट, ठीक है। दिस रेट इज कांस्टेंट फॉर द ड्राई एयर। ये ड्राई एयर के लिए कांस्टेंट होती है, ये इसमें ये क्या वेरी करती रहती है, ठीक है। इफ द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड द डिस्टेंस थ्रू विच इज द राइजेस ऑफ द फॉल इज नाउन देयर द। अब अपन किसकी जनरल वैल्यू देख लेते हैं। द ड्राई एडिवेटिव लाप्से रेट की वैल्यू कितनी होती है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इसकी वैल्यू होती है। अब अपन देखते हैं कि जो थर्ड इंपॉर्टेंट वो है इसमें वो है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या होता है, कई बार देखा है कि जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन may result when the air is near the ground cools off faster when the overlapping air due to an actual warm layer passing over a lower cold one or from warming by subsidence or falling or from turbulence, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल टेम्परेचर की। नेक्स्ट टॉपिक सॉइल टेम्परेचर। when the earth absorbs solar radiation it not only heats up the air above but also lower layer of the soil। ये क्या जो हीट एब्जॉर्ब करती है सॉइल उसकी वो लोअर लेयर को भी कुछ पास कर देती है, ट्रांसफर। द हीट ट्रांसफर इनटू द सॉइल इज मेनली बाय कंडक्शन। मेनली किसके द्वारा होता है, कंडक्शन। एंड लेजर एक्सटेंड बाय कन्वेक्शन, कुछ मात्रा कन्वेक्शन के द्वारा भी होती है। द हीट फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड soil heat flux। The heat flow into or out of the soil is called soil heat flux। The rate of heat flux into the soil depend on the temperature gradient, मतलब कितना टेम्परेचर में ग्रेडियंट पे अंतर है। इसके बाद उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इत्यादि पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी होती है कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन ए यूनिट टाइम थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन। एक यूनिट टाइम यदि आपने लिए उससे
वो उतनी एनर्जी एक यूनिट क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रही है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन ए यूनिट टाइम थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉइल, ठीक है, जिसको अपन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफाइड टेम्परेचर ग्रेडियंट इट हैज अ यूनिट ऑफ वाट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल डिग्री केल्विन टेम्परेचर ग्रेडियंट। द थर्मल कंडक्टिविटी और मूवमेंट ऑफ टेम्परेचर इनटू द सॉइल डिपेंड ऑन टेक्सचर, किस पर डिपेंड करता है, टेक्सचर पर डिपेंड करता है, मॉइस्चर कंटेंट सॉइल के, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट पे ये डिपेंड करता है। थर्मल कंडक्टिविटी इज हाई फॉर सैंडी सॉइल्स एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल्स। जो अपनी सैंडी सॉइल्स होती है उनके लिए थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल्स की तुलना में। एज द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे सॉइल की मॉइस्चर बढ़ती जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ऑल्सो इंक्रीज। जैसे अब ये दिया है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर लोअर्स थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब जैसे जैसे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की अपन मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। कारण क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है वो क्या पोरोसिटी बढ़ा देता है, पोरोसिटी क्या होती है, अपोजिट होती है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पोरोसिटी, ये दिया थर्मल कंडक्टिविटी पोरोसिटी के बढ़ने पे घट जाती है, ठीक है। इन सैंडी सॉइल्स को मैक्रोस्पोर्स आर मोर, द टोटल पोरोसिटी इज लेस कंपेयर टू द क्ले सॉइल्स, क्ले सॉइल की तुलना में इसमें कम वो पोरोसिटी होती है। वेयर द माइक्रोपोर्स आर मोर इंक्रीजिंग द ऑर्गेनिक मैटर विच इज एन फाइनल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर में फाइनल पार्टिकल्स होते हैं, इंक्रीज द टोटल पोरोसिटी, इससे क्या टोटल पोरोसिटी बढ़ जाती है। हैवी सॉइल्स विद हाई ऑर्गेनिक मैटर हैज अ लो कंडक्टिविटी, सॉइल पोरोसिटी इज reduced due to the presence of water and thus increase thermal conductivity, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अपन व्हेन सॉइल इज प्लाउड इट्स पोरोसिटी इंक्रीज, जैसे अपन सॉइल में प्लाविंग करेंगे तो उसकी क्या पोरोसिटी बढ़ जाएगी, इसके बाद जिसके कारण भी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अपन डायरेक्ट देख लेते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पोरोसिटी बढ़ी तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। इसके बाद अपन प्लाविंग करेंगे तो भी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि पोरोसिटी बढ़ रही है। अपन देखते हैं डायगोनल वेरिएशन इन द सॉइल टेम्परेचर, मतलब कि जो दिन और रात में जो परिवर्तन के कारण जो सॉइल टेम्परेचर में क्या डिफरेंस हो रहा है। द सरफेस ऑफ सॉइल हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर अराउंड मिडल, मतलब कि जो सरफेस टेम्परेचर होता है सॉइल का वो सबसे ज़्यादा मिड डे के टाइम होता है, मतलब आधे टाइम पे। एंड द लोएस्ट जस्ट बिफोर सनराइज, मतलब और जो लोएस्ट टाइम होता है सॉइल का टेम्परेचर होता है वो कब होता है, बिफोर सनराइज। द डायगोनल वेरिएशंस में बी एज हाई एज 16 डिग्री सेल्सियस से तक ये हो सकता है डायगोनल वेरिएशन। इसके बाद द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल्स हैज अ लेस वेरिएशन, मतलब जो ऊपरी सतह है उनमें तो ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर का लेके। लेकिन जो जैसे जैसे अपन सॉइल के अंदर इंटर करते जाते हैं उसमें क्या जो सॉइल टेम्परेचर वेरिएशन वो कम देखने को मिलता है। और जैसे अपन 70-80 के सेंटीमीटर नीचे पहुँचते हैं तो उस पर दिन और रात के इफेक्ट ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो द सॉइल टेम्परेचर बिलो 80 सेंटीमीटर इज ऑलमोस्ट स्टेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे और नाइट। अपन किसको मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट टेम्परेचर को किसमें, थर्मोमीटर में जनरली मेजर किया जाता है, ठीक है। तो किस किस कौन कौन से में इसको मेजर करते हैं, मेजर्ड आइदर इन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन यूनिट्स में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। अपन ये सब इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दिए हैं तो उनको देख लेते जरा। तो जो डिग्री सेल्सियस है उसमें मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना है मेल्टिंग पॉइंट, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट और 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद अपन केल्विन में देखते हैं तो 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। और ये उसका कन्वर्जन फॉर्मूला है CY5 इक्वल टू F-32/9, ठीक है, ये आपको याद करना है। ये ग्राफ शो कर रहा है कि जो अपन जैसे सॉइल डिप जाते हैं 70-80 के टाइम पे, 70-80 सेंटीमीटर के द्वारा, तो इधर पे क्या डे और टेम्परेचर पे ज़्यादा कोई वेरिएशन होता नहीं है, ठीक है। और जो 4 के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर सॉइल टेम्परेचर कम होता है, इधर ये 3-4 के टाइम पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये केल्विन को सेल्सियस में प्लस 273 जोड़ देते हैं, इससे निकाल लेते हैं फॉर्मूला। अपन इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लेते हैं जिनका यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने में। सबसे पहला था मैक्सिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम थर्मोमीटर नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बल्ब होता है फिल्ड विथ मरकरी, मरकरी से ये फिल्ड होता है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज मरकरी एक्सपांड्स, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी क्या करती है, एक्सपांड एंड
pushes the mercury through the construction. mercury goes on rising with the increase in temperature. mercury का जो लेवल है बढ़ता जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ. when the temperature falls, mercury above the construction cannot enter the bulb because of the force is not sufficient to push mercury into the bulb. The maximum temperature attained during the day can be recorded by the maximum thermometer. maximum thermometer is set in the morning. maximum thermometer कब सेट करते हैं? तो मॉर्निंग के टाइम पे करते हैं. जो मिनिमम थर्मोमीटर है वो कब करते हैं? वो इवनिंग के टाइम पे सेट किया जाता है, ठीक है. अपन मिनिमम थर्मोमीटर की बात करते हैं, तो ये मिनिमम थर्मोमीटर किसको मेजर करता है? लोएस्ट टेम्परेचर को मेजर करता है. इसमें क्या होता है? जो एल्कोहल होता है बल्ब में, क्या होता है? एल्कोहल. ये दोनों में डिफरेंस है. तो जो मैक्सिमम वाले मरकरी रहती है और जो मिनिमम वाले थर्मोमीटर रहता है उसमें क्या अपन करते हैं? एल्कोहल करते हैं, ठीक है. तो एल्कोहल एक्सपांड्स फ्लो ओवर द डंबल बेल शेप्ड. At the temperature falls, alcohol contract and pulls back the index. When the temperature rises again, alcohol flows over the index without moving it. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद अपन देखते हैं सॉइल थर्मोमीटर क्या करता है. ये इसमें भी इज अ मरकरी थर्मोमीटर विथ ए बैंड एट द बल्ब एंड, ठीक है. अब अपन देख लेते हैं जो थर्मो कपल्स होते हैं वो किसको मेजरिंग सॉइल टेम्परेचर को मेजर करते हैं. और ये दो टाइप्स के होते हैं जनरली, एक तो थर्मो इलेक्ट्रिक और एक थर्मो रेजिस्टेंस होते हैं. जो थर्मो इलेक्ट्रिक होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर ऑपरेट इन द प्रिंसिपल दैट द टेम्परेचर डिफरेंसेस अमंग द जंक्शन ऑफ द टू और मोर डिफरेंट मेटल वायर्स एट इन अ सर्किट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. जो थर्मोकपल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मो रेजिस्टेंस. जो थर्मो इलेक्ट्रिकल वाला वो कुछ प्रिंसिपल पे काम करता है. टेम्परेचर डिफरेंसेस होता है जंक्शन पे, जो मेटल डिफरेंट मेटल वायर्स के बने होते हैं उनमें जो एनर्जी जनरेट होती है वो डायरेक्टली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है वो किस बेस्ड प्रिंसिपल पे काम करता है? द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. मतलब वो इस पे करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है वो टेम्परेचर के उस पर डिपेंड होता है, ठीक है. ये हो गए. अब अपन बात करते हैं थर्मोग्राफ के बारे में. तो जो थर्मोग्राफ होता है, मतलब जो ग्राफ लगा हुआ है वो क्या किसको मेजर करता है? ग्राफ को बताया था कि जो ग्राफ कंटिन्यूअसली मेजर करने काम आते हैं. जैसे थर्मोग्राफ हुआ, बेरोग्राफ हुआ, तो ये कंटिन्यूअसली काम में आते हैं. तो ये थर्मोग्राफ क्या हुआ? इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू रिकॉर्ड एयर टेम्परेचर कंटिन्यूअसली, ठीक है. इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक एलिमेंट हुज एक्सपांशन वेरीज विद टेम्परेचर. जिसको मेटेलिक एलिमेंट होता है जो एक्सपांशन करता है विद डिफरेंट टेम्परेचर्स में, ठीक है. कंटेन एन इंक्ड पेन. इसमें एक इंक्ड पेन होती है. एट एंड्स द आर्म इज अ टर्न रेस्ट एंड द सिलेंड्रिकल ड्रम विच इज रोटेट बाय द मीन्स ऑफ द इनर क्लॉक वर्क. क्लॉक वर्क के द्वारा ये रोटेट करता है, ठीक है. इसके बाद डिवाइडेड इनटू डे एंड हॉर्स हॉरिजॉन्टली एंड द डिग्रीज एंड वर्टिकली. जो उसमें जो पेपर होता है उसको अपन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वो कर लेते हैं. द चेंज इन द टेम्परेचर कॉजेज वेरिएशन इन द कर्वेचर ऑफ द सेंसिटिव मेटेलिक एलिमेंट विच इज अ डिफ्लेक्ट द लॉन्ग पेन आर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चेंज.